अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती चली जा रही हैं। अगर हम अपने नौजवानों को देखें, जहां वो तलीमी म्यार को बेहतर बनाने के लिए तलीमी हवाले से अपने आप को बेहतर बनाने के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं, वहीं कहीं ना कहीं पे जहनी तनाव का वो शिकार नज़र आते हैं। और आज हमारे मुआशरे के अंदर जो नौजवान हैं जिन्होंने इस मुआशरे की बागडोर संभालनी है, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नज़र आते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से पहले हुआ करता था ग्राउंड्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने आप को पॉलिश किया करते थे, जिस्मानी जो अपनी सेहत है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश नजर आया करते थे। लेकिन डिजिटल जो दौर है उसका जब आगाज़ हुआ, ये तमाम तर चीज़ें स्वाइप कर गईं और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल गेम्स खेलते नज़र आते हैं। फिज़िकली तौर पे अपने आप को फिट करने के हवाले से कोशिश नहीं नज़र आते हैं। और अगर हम बात करें, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, योगा है, थेरेपीज़ हैं और स्पेसिफ़िकली बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनको करने से हम फिज़िकली फ़िटनेस को अवेल कर सकते हैं। और जो इंसान फिज़िकली तौर पे फिट होता है, यकीनन वो जहनी तौर पे भी फिट होता है और एक अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। आज इस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी तमाम तर चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं और हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं आपकी, मेरी, हम सब की महबूब शख्सियत। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं स्पेसिफिकली, ताकि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जहनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नजर आए, अपनी जिस्मानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से कोशिश नज़र आएँ, अपनी रूहानी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के हवाले से कोशिश नज़र आएँ और इसी के साथ साथ अपनी जो सोशल लाइफ है उसको भी बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकें। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आप स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अक्सर हमें नज़र आते हैं कि उनको गाइड करते नज़र आते हैं और इस हवाले से जो आपने इनिशिएटिव लिया, यकीनन ये एक वक्त की ज़रूरत है कि आज के जो ट्रेनर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, जो आज के एजुकेटर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली जो इस एज के स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन अवेल कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपने आप को ग्रो करना है, वो अपनी शख्सियत साजी में इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करें ताकि एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ वो आ सकें। आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं मेहमान की जानिब। हमारे दरमियान मौजूद हैं अहमद रज़ा। आप कारपोरेट ट्रेनर हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कबीर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए और इंशाल्लाह आई होप कि ये हमारा टाइम हमारे यंगस्टर के लिए मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे आगाज़ में यही जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं कि आज के दौर में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं वो इसका शिकार हैं, वजूहात क्या हैं? कबीर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल में ये अभी कॉमन सवाल है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन की क्या वजूहात है। ये टॉपिक ऐसा है जो अमूमन हमारे यंगस्टर, हमारे जो नौजवान शिकार हो चुके हैं। अच्छा, अगर आप सर्वे करें और ऑब्जर्वेशन में लेके आए ये बात, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, चाहे आपकी सोशल लाइफ है, हर तीन में से दो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन के शिकार से ये मुराद है, अगर मैं पूछूं किसी भी इंसान से क्या आप अपनी लाइफ से खुश हो, क्या अपने करियर से खुश हो, क्या अपनी फैमिली लाइफ से खुश हो, क्या अपनी सोशल लाइफ से खुश हो और इवन क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो, तो आपको 90% रिस्पॉन्स क्या नेगेटिव मिलेगा। या तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, या अपने करियर से खुश नहीं है, या अपनी हेल्थ से खुश नहीं है। यानी किसी न किसी एरिया में वो डिप्रेशन का शिकार है, किसी न किसी एरिया में। यहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें आसमान तक पहुँचा दिया, ज़िंदगी को बड़ा आसान बना दिया, लाइफ बड़ी कंफर्ट जोन में चली गई है। बेशुमार फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी।
लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। उसमें से ये हुआ है कि इंसान इस पीस लाइफ के अंदर ऐसा उसका सफ़र शुरू हुआ है कि वो अपनी ज़ात से ना आशना होता जा रहा है, अपनी सलाहियतों से ना आशना होता जा रहा है, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल हुए हैं। उसमें से एक मसला डिप्रेशन का, हमारे यंगस्टर, हमारे जवान, इवन के हमारे बड़े बुजुर्ग और इवन के हमारे बच्चे भी आजकल डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बहुत अहम बात की कि आज हर इंसान अपने आप को पहचानने से कासिर है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राज ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। हम जब अल्लामा इकबाल के अंदाज़े ज़िंदगी को देखते हैं और उनकी जब अफ़कारे आलिया को देखते हैं तो हमें नज़र आता है, तो वो बार बार नौजवानों को इस हवाले से गाइड करते नज़र आते हैं कि वो खुदी को पहचान लें। आपके नज़दीक खुदी क्या है? ज़बरदस्त सवाल। अगर मैं कहूँ खुदी आपका तशख्खुस है, आपकी पहचान है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी निगाहों में उठना है, अपनी निगाहों में बावकार होना है, अपने आप को कुछ समझना है। अगर मैं यूं कहूँ अपने आप को यूनिवर्सल समझना है। अगर मैं और थोड़ा सा इसको बोलूँ, अपने आप को इस ज़मीन का ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग समझना है। यानी आप अपने आप को, यानी अपने तशक्कुस को, अपनी खुदी को, अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह समझे कि आपको लगे कि एक पूरी यूनिवर्स आपके अंदर है और आप खुद एक यूनिवर्स हो। तो जब आप यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखते हो तो आपके सामने डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर आ भी जाएंगी तो आप बड़े जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। मसला यह है कि हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं और प्रॉब्लम हमारे सामने इतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन जब इकबाल के नजरिए को देखें, इकबाल को समझे, इकबाल किस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें समझा जाना चाहता है, तो वो कहता है कि तुम आम बंदे नहीं हो, तुम अल्लाह की अथॉरिटी हो। यानी अल्लाह ने अपनी ताकत जमीन पर दे के भेजी है, आपके हाथ में वो ताकत दी है। यानी अल्लाह के नुमाइंदे हो आप, अल्लाह को आप पेश कर रहे हो इस दुनिया में आके। आप आम पर्सनैलिटी नहीं हो। आपकी नुक्ते नजर में पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, आपके नुक्ते नजर में वर्ल्ड होना चाहिए। आपने इस एक मुल्क में, एक कंट्री में, एक सूबे में हुकूमत नहीं करनी है, आपने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। तो मेरे ख्याल में ये नुक्ता नजर जो इकबाल का है, ये हर एक जवान के अंदर बेदार करना चाहिए, हर एक जवान को बढ़ाना चाहिए, हर एक जवान को सिखाना चाहिए कि आप आम सी, आप एक बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, आप थॉट्स नहीं हो, आप फीलिंग नहीं हो, आप इससे बियॉन्ड एक हकीकत है। वो उस हकीकत तक जिस दिन पहुंच जाओगे उसी दिन आप इकबाल बन जाओगे, उसी दिन आप रूमी बन जाओगे और उसी दिन आपके सामने डिप्रेशन, प्रॉब्लम, ये छोटे छोटे मसाइल वे बहुत ही कम हो जाएंगे। बहुत अहम बात की आपने। और हर इंसान चाहता है कि वो कल्बे मुनीब, कल्बे सलीम, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना के स्टेजेस को अवेल कर सके। और जब नफ्से मुतमइन्ना को हम अवेल कर लेते हैं तो रूहानी तौर पे अपने आप को बहुत इम्प्रूव और बहुत स्ट्रेंथन फील करते हैं। तो रूहानी नशोनुमा के हवाले से आज का नौजवान है, कहीं पे भी कोशा नज़र नहीं आता, रूहानी वो तरबियत का अंदाज ना रहा। आप क्या समझते हैं रूहानी नशोनुमा क्यों लाजिम है? अच्छा, जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे ना तो हमें दुनिया समझ में आएगी, ना खुदा समझ में आएगा, ना यूनिवर्स का समझ में आएगी। अच्छा, मैं ऐसे कहता हूँ 3 पिलर हैं, खुद, यूनिवर्स, खुदा, ये तीनों जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट हैं। जैसे आपने खुद को समझा तो कायनात आपको समझ में आ जाएगी। यानी आप खुद कायनात से जुड़े हुए हैं, आप अलग नहीं हैं। यानी कायनात का बिल्कुल आपसे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। जब आप कायनात से क्रॉस करेंगे तो खुदा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ेगी, कोई ज्यादा फिलॉसफी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज्यादा डीपली, बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हो। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? इनर से। जब मैं खुद को पहचान जाऊंगा, खुद को पहचानने से क्या मुराद है, यही तो बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, हम जिस माशरे में रहते हैं, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जैसी स्कूलिंग में पढ़ते हैं, वो ही हमारा थॉट पैटर्न बन जाता है। जिस इन्वायरमेंट में बैठते हैं वो इन्वायरमेंट, ये सारा का सारा हमें डिवेल्प कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम जिस सोसाइटी में पल रहे हैं, जिस सोसाइटी में हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है, नशोनुमा हो रही है, उस सोसाइटी का अलमिया ये है कि वहां हमें ये बताया गया कि आपने पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लेनी है जस्ट वन पर्पज के लिए, और वो वन पर्पज क्या है? अर्निंग। अगर मैं कहूं कि इस नौजवान से ये कहा जाए कि आप अर्निंग वाला चैप्टर क्लोज करें, अब एजुकेशन लें, उसकी जिंदगी में कोई पर्पज ही नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे साथ हमें डिट्रैक्ट किया गया कि हमें एजुकेशन किसके लिए थी? सेल्फ लर्निंग के लिए। और सेल्फ लर्निंग क्या है? वहां आपकी
आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, आपकी इमोशनल ग्रोथ भी है, आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। फाइनेंशियल ग्रोथ स्किप नहीं होती, ये बाय प्रोडक्ट है। जब आप खुद को पहचानते हो, अपनी सलाहियतों को निखारते हो, तो क्या एक पॉलिश हुआ इंसान जो अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी कर सकता है, अच्छी तरह से डीलिंग भी कर सकता है, वो लॉजिकल थिंकर भी है, तो क्या उसके लिए अर्निंग करना कोई मुश्किल है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाउंडेशन गलत कर दी। हमने क्या कहा, एजुकेशन का पर्पस क्या है, जस्ट अर्निंग है, और अर्निंग में भी हम बड़ी सरफेस लेवल पे वो अपने नौजवान का पोटेंशियल यूटिलाइज करते हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि जब आप पहला स्टेप ले एजुकेशन में, तो उन्हें कहें कि एजुकेशन का पहला स्टेप ही सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आएंगे तो खुद से मोहब्बत हो जाएगी। जब खुद से मोहब्बत होगी तो दुनिया से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, दूसरों से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। जब दूसरों को अच्छा फील करेंगे तो खुद ब खुद खुदा तक पहुंच जाएंगे। हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए, मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें कहा कि स्पिरिचुअल बनने के लिए हाँ, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, वो जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल बनने के लिए पहला स्टेप सेल्फ अवेयरनेस है, खुद से मोहब्बत है, खुद को समझना है, खुद की आगाही है। अगर ये तालीमी मैदान अमल तय करवाता है और पहले दिन से ये करवाता है, तो फिर हम अपनी वो एक मुकम्मल इंसान जो हर तरफ से साइकोलॉजिकल भी फिट होगा, इमोशनल भी फिट होगा, स्पिरिचुअल भी वो अपने आप को मजबूत कर चुका होगा, और इसके अलावा फाइनेंशियल भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुका होगा। फिर वो इंसान माशरे के लिए भी मुफीदमंद है, अपनी जात के लिए भी मुफीदमंद है, अपनी फैमिली के लिए भी है। अदरवाइज वो खुद भी जख्मी होगा और दूसरों को भी जख्मी करेगा। तो इसका जो मेरे सामने इसका हल ये आता है कि आपने इसका अगर आगाज करना है तो एजुकेशन से, और एजुकेशन से क्या माइंडसेट चेंज करना है कि एजुकेशन का पर्पस खुद को समझना है। बहुत अहम आपने बात की। एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो खुद को समझना है और अपने साथ मोहब्बत करनी है, और ये जानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है, यकीनन आप एक बहुत बड़े मकसद के लिए भेजा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खलीफतुल्लाह का मुकाम अता कर रखा है। और खलीफतुल्लाह का मुकाम अगर इंसान समझना चाहे, इससे बढ़ के इंसान का मनसब और क्या हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपना नायब बनाकर भेज दिया। और एक इंसान जो नायब होता है वो कायम मुकाम होता है, और बहुत अच्छे अंदाज में तमाम तर चीज़ें वो कर सकता है। और बहुत देखते हैं हमारे जो असलाफ हुआ करते थे वो खलीफतुल्लाह के मुकाम तक पहुंच चुके हुए थे, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर दुनिया को जीने का सलीका जो है वो उन्होंने सिखाया। और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको अपनाना आज वक्त की ज़रूरत बन चुका है। अहमद, हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि एक नौजवान जब तरबियत के मराहिल में होता है, जब उसकी नशोनुमा हो रही होती है, उस लम्हे उसको ऐसे सक्सेस स्टोरीज जो है वो सुनाई जा रही होती हैं यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, बल्कि जो ट्रेनर्स हैं वो ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो है उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं जिसके अंदर जो एंड पर्पस है उस पर्सन का, जो जिसको सक्सेसफुल दिखाया जा रहा होता है, उसकी अर्निंग इसी हुआ करता है कि उसने यहाँ से इस स्टेज से जो है वो आगाज किया, और आफ्टर दैट इन स्टेप्स को अबूर करते करते वो अपने फाइनेंशियल जो मामलात हैं वो इस लेवल तक ले गया। अब एक बंदे को जब ट्रेन ही इसी अंदाज में किया जा रहा है, हर दूसरा पर्सन, हर दूसरा ट्रेनर, हर दूसरा एजुकेशनिस्ट, हर दूसरा जो एजुकेटर है वो इस अंदाज में ट्रेन कर रहा है कि आपको एक ऐसे शख्स को आपके सामने हीरो बना दिया गया जिसने मैक्सिमम अर्निंग्स की और एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को अवेल कर लिया। अब एक बच्चे की जब नशनुमा ऐसे की जा रही है तो यकीनन उसके माइंड में कहीं ना कहीं पे यही चीज़ जो है वो बिल्ड होती है कि मैंने भी अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमम करना है, तो फिर वो हर वो काम करता है जिसके थ्रू वो इन तमाम तर चीज़ों को पा सके। तो ये जो एक तरबियत का अंदाज है जो ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी है, एक सोसाइटी का प्रेशर भी है, बच्चे को एजुकेट भी इसी अंदाज में किया जा रहा है, और उसकी जो सक्सेस का लेवल उसको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ अर्निंग्स है। तो ये जो एक माइंडसेट है यकीनन बहुत पेनिट्रेट हो चुका है सोसाइटी में। आप क्या समझते हैं इसके क्या असरात मुरतब होते हैं एक पर्सन के ऊपर? और फर्दर मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि क्या ये लाजिम है? अच्छा, जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग में, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं, वो किस तरह पेरेंटिंग बच्चों की कर रहे हैं, इसके बाद हम स्कूल्स की तरफ आते हैं, एजुकेशन सेक्टर की तरफ आते हैं। जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो आपने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि सबका नुक्ता निगाह एंडिंग गोल क्या है? अर्निंग। पेरेंट्स का क्या है कि तुम्हारे फलां, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अजीज, तुम्हारे कारब वो क्या कर गए, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास घर है, उनके पास अच्छा लाइफस्टाइल है, तुम्हारे पास क्या है? तो कहाँ बच्चे के अंदर एक ना चाहते हुए कंपैरिजन वाला जो है नेगेटिव इमोशन उसके अंदर क्रिएट हो गया। अब वो ना चाहते हुए अंदर ही अंदर कंपैरिजन करता है।
तो जब भी आप कंपैरिजन वाले फैक्टर को अपने अंदर ऑन कर लेते हो तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, आप हमेशा तनाव में रहते हो, आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हो। और मुझे बताइए, क्या एक डिप्रेस इंसान, एक तनाव वाला इंसान अपनी क्रिएटिविटी निकाल सकता है भाई? क्या वो अपना 100% दे सकता है? क्या वो खुल के खेल सकता है? नेवर। अगर एक प्लेयर है वो प्रेशर में आ जाता है गेम के दौरान, तो क्या वो 100% दे सकता है? या दूसरा रिलैक्स है और माइंडफुलनेस कंडीशन में है और वो अपना गेम कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी खतरा नहीं है, वो खुल के खेलते हैं और इंजॉय करते हैं अपने गेम को। अच्छा, जब हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हर तरफ यही है, हर तरफ यही खेल है, हर तरफ हम इधर से सुनते हैं यही, उधर से सुनते हैं यही, सारे पेरेंट्स यही बातें करते हैं, स्कूल्स वाले यही बातें करते हैं, एजुकेशन सेक्टर वाले यही बातें करते हैं, तो वहाँ एक बच्चा क्या करे? मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप कर रहा था, पेरेंटिंग वर्कशॉप पे, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने सारी चीजें खोल के रखी, ए और बी। ए में जो हम कर रहे हैं ये क्या हो रहा है और उसके आउटकम क्या आ रहे हैं हमारे बच्चों पर, और बी में असल में हमारे बच्चे क्या हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी स्किल क्या है, वो क्या कर सकते हैं, और हम अगर वो करें तो हमारे बच्चे क्या है। दोनों सिनेरियो मैंने उनके सामने रखे और दोनों को एंड गोल तक लेके गया। लिटरली मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे। राइट। वाई? कि हम ए पे काम कर रहे थे और टोटली रॉन्ग कर रहे थे, और 4 साल 5 साल 10 साल हो गए, हमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहे थे, बल्कि ज्यादा हम परेशानियां, दुख, मुसीबतें, तकलीफें हमारी बढ़ रही हैं। ना बच्चे काम कर रहे हैं, ना हमें जिंदगी में कोई पीस मिल रहा है। तो रीजन मैंने उन्हें बताया कि रीजन ये है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है आपका, जो आपका पेरेंटिंग स्टाइल है ये अथॉरिटी वाला है। ये आप बच्चे को समझ के, उसकी स्किल को समझ के, उसके पैशन को समझ के, वो क्या चाहता है लाइफ से, वो क्या कर सकता है, उसका असल में पोटेंशियल क्या है। एक यह कि मैं चाह रहा हूं, एक यह कि उसका असल पोटेंशियल, मैं तो चाहता हूं कि वो दुनिया का नंबर 1 बन जाए अपनी फील्ड में, और जिस फील्ड में मैं चाह रहा हूं उस फील्ड में उसके अंदर जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है, जरा बराबर भी शौक नहीं है, जरा बराबर भी विलिंग नहीं है, तो क्या पॉसिबल होगा? एक हद तक कोशिश करता रहूंगा, लेकिन एंड गोल क्या होगा कि ना उम्मीद हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फिर अपने आप को भी रिग्रेट करूंगा और उसे भी रिग्रेट करूंगा। तो क्या हुआ, जब आप पेरेंट्स को अवेयर कर देते हो और कोई एक ऐसा पर्सन हो, मैं कहता हूं ऐसे पर्सन लिटरली हजारों नहीं चाहिए, कम हो, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं, तो आके अवेयर करे और सही रास्ता बताए तो पेरेंट्स सुनने के लिए तैयार बैठे। क्यों ऐसा हमारी सोसाइटी में क्यों हो रहा है? सही लोग रास्ते में नहीं आए और जिसकी वजह से गलत लोगों ने वही रास्ता चुना, उसी प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया और मिसगाइड किया और चांद दिखाए, जल्दी सक्सेस के चक्करों में डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुआशरे में ज्यादा डिप्रेशन आया, ज्यादा जो कहते हैं कि रेस लगी और ज्यादा तनाव आया, लोग ज्यादा डिसपॉइंट हुए हैं। अगर 10 साल पहले देखें लोग ज्यादा मनफी रहते थे, ये आज ज्यादा है। पहले ज्यादा डिप्रेशन था, ये आज ज्यादा है। लिटरली आप कहेंगे आज ज्यादा है, क्यों? लाइफ तो आज ज्यादा कंफर्टेबल है, आज तो आपके हर एक फिंगर टिप्स पे है, 1 मिनट में आपको चीज अवेल हो सकती है, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं आप कंफर्टेबल है, रिलैक्स है, हर चीज अवेलेबल है, लेकिन डिप्रेशन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है। रीजन तो पहला स्टेप क्या है? पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग के जो गोल्स हैं, जो पेरेंटिंग के टारगेट्स हैं, जो पेरेंटिंग की मेथोडोलॉजीज है, हमें उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। नजरसानी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सही मेंटोर इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। स्टेप नंबर 2 में क्या है? स्कूलिंग। हमें टीचर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टीचर्स को दोबारा क्या करने का? रीइन्वेंट करना पड़ेगा, उनके माइंडसेट को दोबारा चेंज करना पड़ेगा, उनके माइंड पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि जिस वे में आप टीचिंग कर रहे हो या जिस वे में आपके टारगेट्स हैं वो किसी और मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं और वो ऐसी मंजिल है जो टोटली ट्रैप है। तो आपको अपनी टीचिंग स्टाइल बदलना पड़ेंगे, आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी बदलना पड़ेगी और सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस रेस में बच्चों को दौड़ाएंगे जिसकी कभी भी मंजिल नहीं है। तो दूसरा तरीकेकार क्या होगा कि हमें टीचर्स पे प्रॉपर काम करना पड़ेगा, उनका माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा पिलर आएगा बच्चा, वो इन दोनों के चेंज होने से उसका भी माइंडसेट चेंज होगा। जब बच्चा चेंज हो जाएगा तो फिर ये तीनों प्रोडक्टिव बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। और यकीनन ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया है कि हम बच्चे की तरबियत इस अंदाज में करते हैं जिसमें वो मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ खुल के खेल सकता है बल्कि कहीं ना कहीं पे वो ऐसी सोचों में मुब्तला हो जाता है जिनसे वो निकल ही नहीं पाता है। और यकीनन उसके बाद जो नताइज हैं वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक जब नहीं आते तो हम फिर परेशान दिखाई देते हैं, पेरेंट्स भी परेशान दिखाई देते हैं।
असातिज़ा भी परेशान दिखाई देते हैं। और सबसे अहम जो बात की आपने, असातिज़ा की ट्रेनिंग्स बहुत लाजिम है कि उनको ट्रेन किया जाए, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए बच्चों को एजुकेट किया जाए, बच्चों को ट्रेन किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे अंदाज में मुआशरे का फ़र्द बन सकें। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की अहमद ने कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हम ये तो चाहते हैं कि हम जल्दी से कामयाब हो जाएं, लेकिन हम कोशिश करते नज़र नहीं आते। और इसी बात को ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो आपका कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। जब इंसान इस अंदाजे ज़िंदगी को अपना लेता है तो फिर वो कामयाबी की राह पर गामजन हो जाता है। और आज हर इंसान कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जैसे डिसिप्लिन को अपनाने से कासर है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन का शिकार हैं, जो इलिटरेट पर्सन है वो भी डिप्रेशन का शिकार हैं। और एक अजीब तजब्जुब पाया जाता है और एक ऐसे मज़हब को हम मानने वाले हैं जिसमें कोई भी शक नहीं, वाज़े तौर पे हदायत मौजूद हैं, किताब मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के फ़रामीन मौजूद हैं। ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमारे पास मौजूद है और उन तमाम तर चीज़ों को एक्सेस करना बहुत आसान है। पहले कोई भी नॉलेज आपने अवेल करना होता था, असातिज़ा के पास जाना पड़ता था, सफ़र आपको करना पड़ता था। आज आपने कोई भी हदीस देखनी है, किसी भी चैप्टर में देखनी है, किसी भी बाब में देखनी है, किसी भी कुतुब के अंदर देखनी है, मुकम्मल तौर पे आपको एक क्लिक के ऊपर तमाम तर चीज़ें मुयस्सर हो जाती हैं। और इसी अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तालीमात हैं वो भी एक क्लिक के ऊपर दस्तयाब हैं। इतनी आसानियां होने के बावजूद हर इंसान कहीं ना कहीं पे अब अवेयर्ड है, उसको अपने राइट्स का पता है, उसको अपने हकूक़ का पता है, उसको अपने फ़राइज़ का पता है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे अहमद ने बात की कि आज ज़िंदगी के आसान तो है, लेकिन आज ही की ज़िंदगी सबसे मुश्किल है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में जो एक तजब्जुब है नौजवानों के अंदर कि बहुत अच्छे अंदाज में वो एजुकेशन लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से जब वो पास आउट होते हैं तो उनकी एक माइंड के अंदर एक स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हो चुका होता है कि इस स्टैंडर्ड की जॉब या इस स्टैंडर्ड का काम जो है वो मैं कर सकता हूँ। मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जो मार्केट के तकाज़े हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस हवाले से फिर उनको डिप्रेशन का जो है वो कहीं ना कहीं पर उनके अंदर नजर आता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, जो हमें बढ़ाया गया है, जो हमें सिखाया गया है, या जैसे हमने अभी तक एजुकेशन ली है, उसमें ये कहा है कि कामयाबी बड़ी आसान है। कामयाबी की डेफिनेशन चेंज की गई है। मेरी नज़र में कामयाबी प्रॉपर प्रोसेस है और कामयाबी पेन के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर तो आप पेन नहीं ले सकते और अगर आप पेन बेयर नहीं कर सकते तो कामयाबी आपके लिए नहीं है। आप एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजारते रहेंगे, आप 9 to 5 रहते रहेंगे, आप ज़िंदगी ऐसी गोल चक्कर के अपने आप को उसी गोल चक्कर के गिर्द घुमाते रहेंगे। अगर तो बड़ी सक्सेस चाहिए, अगर तो बड़ी कोई ज़िंदगी में अचीवमेंट चाहिए तो पेन है। और 90% से ज़्यादा लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग पेन नहीं सहना चाहते। अगर किसी को कहा जाए कि ये काम करने के लिए पहले आपको ये 10 काम करने पड़ेंगे, तो वो कहेगा ये 10 नहीं करूंगा, मुझे असल काम बताएं जो एक काम है। तो 10 मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 10 करोगे तो यहां तक पहुंचोगे। लेकिन वो ये चाहता है, हमारा नौजवान ये चाहता है कि ये 10 किए बिना, यानी पेन, ये सफरिंग, ये रिजेक्शन, ये फेलियर, ये हार्ड वर्किंग, ये 18-18 घंटे की मेहनत, इसके बगैर मुझे बताओ कि वहां मैं कैसे पहुंच जाऊं। तो ये कागजी बातें तो हो सकती हैं, खाम ख्याली तो हो सकती है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कि हमारे जवान को ये समझना पड़ेगा कि अगर तो कुछ अचीव करना है, अच्छी पोजीशन है, अच्छी जॉब है, अच्छा करियर है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, कुछ भी आपने अचीव करना है तो उसके लिए पेन कंपलसरी है। बल्कि मैं यूं कहूं, उसी अचीवमेंट का या उस प्रोसेस का एक पार्ट है पेन। अगर उसमें पेन नहीं है तो इसका मतलब आपका कोई गोल बड़ा नहीं है।
आपके कोई मिशन बड़े नहीं है, आपके कोई टारगेट बड़े नहीं है, आप कुछ बड़ा अचीव नहीं करना चाहते, आप एक बड़ी कंफर्ट जोन वाली लाइफ, एक बड़ी 9 to 5 वाली लाइफ आप बस वो चाहते हो, उसी के मुताबिक आपकी एफर्ट है, उसी के मुताबिक आपकी कोशिश है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि हमारे नौजवान ये समझते हैं कि जिस किताबें पढ़ लेने से प्रैक्टिकल लाइफ के सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप किताबें पढ़ ले तो सिर्फ नॉलेज की हद तक आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अभी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं की। आप क्या गलती करते हो, आप 4 साल 5 साल, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है लेकिन उनके पास उस लेवल की स्किल नहीं है। बहुत से हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फील्ड में उन्होंने 5-5 10 साल लगाए हैं, लेकिन वो अभी उस तरह उनकी लाइफ में जब देखता हूं तो वैसे नहीं। वजह क्या है, रीजन क्या है? इंफॉर्मेशन तो फीड कर ली, यहां 5, 10, 50, 200 किताबें पढ़ ली, इंफॉर्मेशन क्या तक? अगर उससे पूछा जाए इंफॉर्मेशन दुनिया जहां की, लेकिन प्रैक्टिकल कहां खड़े हो? क्या प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन बेटर की? क्या प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बेटर किए? क्या प्रैक्टिकली मार्केट को समझा? क्या डीपली जाके एनालिसिस किया? क्या लोगों से मिलना जुलना शुरू किया? जी, प्रैक्टिकल आपने क्या वर्क किया? अहमद, प्रैक्टिकल लाइफ की बात की आपने, और एक अजीबोगरीब तसब्जुब ये भी पाया जाता है कि जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं वहां भी वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो एक्वायर कर रहे होते हैं। जब वो पूछते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेश ग्रेजुएट जब जाता है तो उसे एक्सपीरियंस की बात की जाती है, तो वहीं पर मायूस हो जाता है कि ये जॉब्स मेरे लिए हैं ही नहीं। और वहीं पर जो है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ का जो वो आगाज तो होता है लेकिन उसको कोई कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं होती है। और फर्दर अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से, कि आज की जो ज़िंदगी है, आज का जो दौर है, एक क्लिक के ऊपर तमाम तर चीज़ें दस्तयाब हैं। हम अपने मोबाइल से ही तमाम ज़िंदगी कनेक्ट नजर आते हैं, और पूरी ज़िंदगी की अगर हम औकात निकाल के देखें, वक्त निकाल के देते हैं, एक दिन ही की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा दुरानिया हमारा मोबाइल पे गुजरता है। डिफरेंट चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, हम वक्त गुजार देते हैं, डिफरेंट चीज़ों को रीड आउट करते गुजार देते हैं। एक ट्रेंड सेट हुआ करता था कि बच्चे बुक्स लिया करते थे, अपने करिकुलम की भी और एक्स्ट्रा करिकुलम के भी, और बहुत सी जो बुक्स हैं उनको अपनी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो बड़े तरतीब के साथ रखा करते थे, और एक बुक के साथ मोहब्बत का अंदाज हुआ करता था। आज से 15 से 20 साल पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज अगर मेरे जैसा भी स्टूडेंट है, उसको जब टीचर कहता है कि फ़लाँ बुक जो है वो इस करिकुलम का हिस्सा है, इस सेमेस्टर में हम इसको रीड आउट करेंगे, तो फौरी तौर पर मैं अपने प्ले स्टोर पर जाता हूँ या डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाता हूँ, मुकम्मल तौर पर उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद इतना सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि बुक मेरे पास अवेलेबल है। और एग्जाम के दिन तक मेरे माइंड में ख्याल ही नहीं आता कि मैंने बुक परचेज भी करनी है। उसी को रीड आउट करने के बाद कुछ जो कॉन्सेप्ट है लेने के बाद पेपर के अंदर जो है वो तमाम तर चीज़ें लिख देते हैं, और वहाँ पे वो बात ख़त्म हो जाती है। तो ये अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। प्रैक्टिकली अब वो अंदाज ना रहा कि हम मीटअप्स करें, लोगों के पास जाके बैठें कि फ़लाँ बुक है उसके बारे में मुझे बता दें, वो कहाँ से मिलेगी। सोशल इंटरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं पर हमारा सोशल मीडिया ने ही ख़त्म कर दिया, और इन सहूलियात ने ही ख़त्म कर दिया। पहले यकीनन कोई इंसान किसी से मिलता है तो किसी काम ही से मिलता है, तो अब वो काम जो है वो इंसानों के साथ तकरीबन ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तमाम तर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपके मोबाइल के अंदर आपको डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो अब इन लिविंग स्टैंडर्ड्स को हमने अपना लिया, और यकीनन जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं, और जदीद तकाज़ों को अपनाते हुए एक बेहतरीन ज़िंदगी को हम जन्म दे सकते हैं। तो अब मैं जानना ये चाहूँगा, इन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इन आसानियों को पेश नज़र रखते हुए कैसे सोशल इंटरेक्शन दोबारा बहाल किया जाए, और कैसे वो अंदाज़े ज़िंदगी अपनाया जाए जो अक्सर ट्रेनर्स हमें जो है वो समझाते नज़र आते हैं। अच्छा, ये सवाल अपनी नौयत में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। हम जहाँ लगता है कि टेक्नोलॉजी की, मैंने पहले भी बात की कि बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ बेशुमार हमने चीज़ें क्या लूज़ भी कर दी हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे स्टूडेंट की लाइफ में कोई मेंटोर है। राइट। अगर तो मेंटोर नहीं है, देखें, जिसका कोई मेंटोर नहीं उसका कौन मेंटोर है? शैतान मेंटोर है। यानी जिसका कोई मुरब्बी नहीं उसका शैतान मुरब्बी है, जिसको कोई गाइडलाइन नहीं करने वाला उसको शैतान गाइड। हमारे स्टूडेंट के पास मेंटोर है, और वो मेंटोर जिसने कुछ अचीव किया है, वो मेंटोर जो रास्ते भी जानता है, वो मेंटोर वो पता है इसको कि ए रास्ते पे जाओगे तो क्या होगा और कितना टाइम लगेगा, बी रास्ते पे जाओगे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, सी पे जाओगे क्या होगा, कितना टाइम, एनर्जी, पैसा, इन्वेस्टमेंट होगी। एक स्टूडेंट को लाइफ में मेंटोर का होना जरूरी बहुत है, बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो स्टूडेंट जो करियर चूज करता है, क्या अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक करता है, क्या अपनी स्किल के मुताबिक करता है, क्या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करता है, क्या अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक करता है। अगर तो यस, तो वो करियर उसका है, अदरवाइज वो करियर किसी ने उसके माइंड के अंदर पेनिट्रेट किया है।
वो करियर किसी ने उसके माइंड के अंदर डाला है, वो मार्केट ने डाला है, वो एजुकेशन सेक्टर ने डाला है, वो पेरेंट्स ने डाला है, वो रिलेटिव्स ने डाला है, किसी दोस्त ने डाला है, वो किसी ने डाला है, वो करियर उसका नहीं है। वो करियर में वो जाएगा, वो किसी हद तक एजुकेशन लेगा, लेकिन मार्केट उसे उस लेवल का एक्सेप्ट नहीं करेगी, या मार्केट उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं करेगी, क्योंकि वो करियर उसने सुनी बातों की उसने अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से मार्केट उस लेवल का उसको रिस्पांस नहीं देगी। तो आप जब उस करियर में नहीं हो जो आप हो असल में, तो आप उसमें उतना ही इनपुट कर सकते हो जो जितना आपने इंफॉर्मेशन ली है। आप उसमें वो नहीं डाल सकते जो आप असल में हो, वो क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते, उसके अंदर वो इनोवेशन नहीं डाल सकते। तो स्टेप नंबर 2 ये है कि क्या करियर वो ही चूज किया स्टूडेंट ने। स्टेप नंबर 3 ये है उस करियर के लवाजमात क्या है। उसमें मिलना जरूरी है या नहीं, उसमें रिलेशनशिप किस हद तक जरूरी है, किस हद तक नॉलेज जरूरी है, किस हद तक स्किल जरूरी है, किस हद तक मार्केट का नॉलेज जरूरी है। हाँ, उसके लिए हो सकता है कि वो किसी पर्सन से नहीं मिल सकता, उसकी किताबें पढ़े, किसी तक दस्तरस नहीं हासिल कर सकता, उसकी वीडियोस देखे, किताबों की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, ऑनलाइन जो रिसोर्स है। तो क्या करे, तीसरा स्टेप ये है कि जो वो बन रहा है, जो वो कर रहा है, जो जा रहा है, उसके रिलेटिव जितना भी नॉलेज है और जो उस लेवल को अचीव कर चुके हैं उनके साथ अटैच हो जाए। अगर ऑनलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन हो जाए, वर्चुअल हो सकता है तो वर्चुअल हो जाए, फिजिकल पॉसिबल है तो फिजिकल हो जाए, जैसे भी पॉसिबल हो सकता है। आज की दुनिया में यानी अगर मैंने आपसे सीखना है तो हो सकता है मैं आपके पास ना आ सकूं, लेकिन मैं आपकी वीडियो के जरिए, मैं आपकी किताबों के जरिए, मैं आपके लेक्चर्स के जरिए मैं वो सारी चीजें आपसे ले सकता हूं। तो व्हाई नॉट कि मैं उस वर्चुअल वे में ले लूं। तो स्टेप नंबर 3 ये है कि जो मैं कर रहा हूं, जिस फील्ड में कर रहा हूं, उसमें मैंने एक्सपर्ट बनना है, तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, जो अचीव कर चुके हैं, जिसको दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है, उनके साथ अटैच हो जाऊं। फिजिकल नहीं तो वर्चुअल हो जाऊं, और वर्चुअल में किताबें पढ़ सकता हूं, उनके पॉडकास्ट देख सकता हूं, उनके वीडियोस देख सकता हूं, उनके ऑडियो सुन सकता हूं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 से तय हुआ, स्टेप 2 और फिर स्टेप 3। इस तरह एक स्टूडेंट अपने मेंटोर के साथ, राइट करियर के साथ और फिर राइट लोगों के साथ जुड़ के अपने करियर में बेहतरीन ला सकता है और अपने करियर का द बेस्ट बन सकता है और द बेस्ट दे सकता है। अदरवाइज वही होगा कि जब 97% लोग एक पोस्ट आती है उसमें एलिजिबल नहीं होते उस पोस्ट के लिए। डिग्री उसी पोस्ट की हुई है, नॉलेज उसी पोस्ट का है, लेकिन जब वो नॉलेज की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपोजर की बात करते हैं, मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, वहां से कुछ भी नहीं आता। तो रीजन कि सही करियर ने चूज किया। और स्टेप नंबर 3 में क्या उसने किया कि उस सही करियर चूज करने के बाद वो अब मोबाइल पे सारा दिन गुजार रहा है। मोबाइल कुछ ऐसे जो न्यूरॉन्स अंदर रिलीज कर देता है, वो इतना ही मजा आता है जितना बर्गर शॉर्मा पिज्जा खाने में आता है, अगर बल्कि उससे भी ज्यादा उसे मजा आ रहा होता है जब वो स्क्रोलिंग कर रहा होता है, जब वो वीडियो देख रहा होता है। केमिकल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे आपको मजा आता है, सुकून आता है। तो अब एक बच्चा जिसको वो अपने मेंटोर की जगह, असल जो गाइडर है उसकी जगह इन वीडियो से मजा आना शुरू हो गया, तो उस बच्चे को कोई कोच नहीं मिला, कोई मेंटोर नहीं मिला। तो ट्रैक पे बच्चे को रखने के लिए उसे मेंटोर दे, ट्रैक पे रखने के लिए उसका राइट करियर चूज करवाएं, और ट्रैक पे रखने के लिए वही लोग उसकी जिंदगी में ऐड कर दें जो उस करियर में उसको रहनुमाई करे। अहमद, एक और बहुत अजीबोगरीब अंदाज पाया जाता है आज के नौजवानों के अंदर कि जो आज का नौजवान है जहनी तौर पे मजबूत नजर नहीं आता। अगर हम अपने असलाफ को देखें तो हमारे असलाफ के सामने इतने बड़े मसाइब आ जाया करते थे। अगर वाक़या करबला को ही देख लें, उसके अंदर लाशों का एक बहुत बड़ा अंबार है, और हज़रत इमाम हुसैन ने वहाँ पे जो सब्र की मिसाल कायम की वो हमारे सामने मौजूद है। इसी अंदाज में डिफरेंट और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के वाक़यात हमें मिलते हैं, और हमें बहुत से औलिया किराम के वाक़यात मिलते हैं। और ये तो मजहबी लोग हैं, बहुत से दुनियावी लोग भी उस दौर के हमें ऐसे मिलते हैं कि उनके सामने मसाइब का पहाड़ हुआ करता था। इसके बावजूद भी जहनी तौर पे वो इतने मजबूत, डिसीजन मेकिंग करते वक्त वो इतने ज़्यादा जो है वो मजबूत हमें नजर आया करते थे कि हम यकीनन अब हैरान होते हैं कि क्या एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ और आज के दौर में तो बिल्कुल जहनी तौर पर हम जो है वो मजबूत नजर नहीं आते, और आज का नौजवान इसी वजह से कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी मुसीबत आती है, उसको बियर नहीं कर पाता और बिल्कुल जो है वो स्वाइप कर जाता है तमाम तर चीज़ों से। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंसान मेंटली स्ट्रांग बनता कैसे है। जी बिल्कुल। एक मेंटली स्ट्रांग होता कैसे है? क्या इंसान मेंटली स्ट्रांग या क्लैरिटी ऑफ लाइफ में, अगर एक इंसान के सामने हम 10 ऑप्शन रखें और एक इंसान के सामने एक ऑप्शन हो,
कंफ्यूज ज्यादा कौन होगा? जिसके पास 10 ऑप्शन। अंडरस्टैंड? आज के दौर में जहाँ बेशुमार लोगों के सामने ऑप्शन है, बेशुमार नॉलेज है, एक किताब यानी एक टॉपिक पे 1000 किताब, 1,00,000 किताबें हैं, एक टॉपिक पे 1000 बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, एक करियर पर 1000 राय हैं, वहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होगी या क्लैरिटी ज्यादा होगी? कंफ्यूजन नहीं, ये तो अल्टरनेटिव्स है ना, ये तो अल्टरनेटिव्स हैं। कंफ्यूजन ज्यादा होगी। तो हम इस पे बात करते हैं कि एक इंसान मेंटली स्ट्रांग कैसे होता है, क्लैरिटी ऑफ लाइफ से। जब आपको क्लियर पता हो कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है और इसका एंड आपको नतीजा क्या मिलेगा, उस टाइम आप मेंटली, फिजिकल, इमोशनली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हो। जब आप लाइफ के साथ क्लियर नहीं होते, मैं यहां से बाहर तक गया, मैं क्लियर नहीं हूं, मैं कंफ्यूज हूं, वहां से किसी ने मेरे ज़हन में कोई इंफॉर्मेशन डाली, राइट चले जाओ, मैं राइट चला गया, वहां से मुझे किसी ने कहा लेफ्ट चले जाओ, मैं लेफ्ट चला गया, वहां से मुझे कहा स्ट्रेट चले जाओ, मैं स्ट्रेट चला गया, किसी ने कहा बैक, तो मैं क्लियर ही नहीं हूं लाइफ में। जो मेरे ज़हन में इंफॉर्मेशन डाली जा रहा है, जिस तरह वो मुझे रोटेट करना चाह रहा है, जिस तरह मुझे वो चलाना चाह रहा है, दुनिया मुझे चला रही है। क्यों? मैं खुद के बारे में क्लियर नहीं हूं, अपनी लाइफ के बारे में क्लियर। आप जब तक अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में क्लियर नहीं होते, आपको वाजिया तस्वीर नहीं सामने आती, आपको पता नहीं होता। और जितने भी महान लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनसे आप अगर देखें, उनसे कुछ पूछें, उनसे सीखें, अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल क्लियर है। 2 राय है ही नहीं उनके पास, 2 रास्ते हैं ही नहीं उनके पास, सिर्फ एक रास्ता है जिस पर वो चल रहे हैं। और उस पर 5 साल लगे या 50 साल, वो नाव से पिछड़ते हैं ना, उन्हें कोई दुनिया की ताकत हटा सकती है। रीजन क्या है? कि वो अपनी लाइफ के बारे में क्लियर है, अपने गोल्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में, उनको लाइफ से क्या चाहिए, उनको दुनिया से क्या चाहिए, उनको खुद से क्या चाहिए, इस यूनिवर्स से चाहिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब तक इंसान क्लैरिटी ऑफ माइंड में नहीं आएगा ना, यानी उसको अपने बारे में और दुनिया के बारे में और लाइफ के बारे में बिल्कुल क्लियर कट इस मिरर की तरह पता होना चाहिए, अदरवाइज वो मेंटली स्ट्रांग नहीं रह सकता। वो एक के कहने पे कौन सा रास्ता इंतखाब करेगा, दूसरे ने मोटिवेट किया उस पे चला जाएगा, तीसरे ने डीमोटिवेट किया उसको छोड़ देगा, चौथे ने मोटिवेशन दी कभी इधर, वो जिग जैग में लगा रहेगा पूरी जिंदगी। क्यों जिग जैग में? क्लियर नहीं है कोई भी उसको मेंटली। तो मेंटली स्ट्रांग कैसे बनता है? क्लैरिटी के साथ। जब आप क्लियर हो जाए कि मेरा एंड गोल वो है, मैंने जाना है, हाँ इस पर पेन है मैं सहूंगा, रिजेक्शन है मैं सहूंगा, फेलियर है मैं देखूंगा, फिर आपको एक बंदा नहीं 1000 भी आके रोकेगा, आप नहीं रुकोगे। आपको एंड गोल क्या है बिल्कुल वाजिया नजर आ रहा है, और आपको एक रिजेक्शन नहीं 1000 रिजेक्शन भी नहीं गिरा पाएगी। तो हमारे स्टूडेंट क्यों एक रिजेक्शन के बाद गिर जाते हैं? हमारे स्टूडेंट क्यों जल्दी डिसपॉइंट हो जाते हैं? हमारे स्टूडेंट क्यों जल्दी सरेंडर कर देते हैं? रीजन कि उनको जो एंड गोल है, जहां उन्होंने पहुंचना है, जो उनका असल पोटेंशियल है, वो क्लियर ही नहीं है लाइफ के बारे में, उन्हें पता ही नहीं है। जिसके देखिए एक बंदे ने 50,000 सीढ़ी चढ़ना हो, कौन सा पोटेंशियल यूज करेगा? और जिसने 50 वाला 25 में जाके थकेगा, और 5,000 वाला या 50,000 वाला कहां थकेगा? 25,000। एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड। जब आप क्लियर है ना लाइफ के बारे में, तो आप खुद ब खुद आपके थॉट्स के लेवल पे और मेंटली खुद ब खुद स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। और क्लैरिटी के लिए आसान तरीका है, खुद के साथ टाइम गुजारें। क्लैरिटी के लिए अपने बारे में लिखें, क्लैरिटी के लिए अपने प्लस पॉइंट्स भी लिखें और अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखें। जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते जाएंगे, उतना आप क्लियर होते जाएंगे अपने बारे में। जितना खुद के बारे में क्लियर होते जाएंगे, उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे। जितना स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना दुनिया आपको कम गिरा सकेगी। बहुत अहम बात की आपने। कुछ थेरेपीज अगर आप शेयर करना चाहें, लास्ट में प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, कोई ऐसी टेक्निक जिसको अपनाकर हम अपनी जहनी जिंदगी को मजबूत बना सकें? इसमें तो मल्टीपल थेरेपीज है, मैं सिर्फ एक शेयर करता हूँ जो मैं डेली बेस पे अपनी लाइफ में, जब भी जिंदगी में कहीं स्टक हो जाए, करियर में स्टक हो जाए, लाइफ में स्टक हो जाए, रिलेशनशिप में स्टक हो जाए, सोशल लाइफ में स्टक हो जाए, आप सब कुछ साइड पे करके, मोबाइल को, सारी चीज़ों को, सिर्फ आप हो और आपकी ब्रीदिंग हो, और लेट्स सी के देखें कि मैं अपने आप को क्या कह रहा हूँ अपने बारे में, मेरे थॉट्स पैटर्न के। सिर्फ 1 मिनट से स्टार्ट करें। यकीन जानिएगा जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, आप कहेंगे कि मेरी आप जो अंदर देखते हैं वो बाहर है, बाहर की जो तस्वीरें हैं वो अंदर की असल में तस्वीरें हैं। तो जब आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बैठ के और नोट करते हो, तो आपको पता चलता है कि सारे प्रॉब्लम की जगह अंदर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो
बेहतरीन थेरेपी ये है, खुद के साथ बैठे, साइलेंस में बैठे, पीसफुल माहौल में बैठे, कंफर्ट जोन के साथ बैठे और ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। देखें, जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 99% प्रॉब्लम आपकी सेल्फ क्रिएटेड है। बहुत अहम बात की आपने कि अक्सर ओवर थिंकिंग की वजह से ही हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं जो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करते। हम खुद ही से एंड रिजल्ट्स सोच रहे होते हैं, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, और उन चीज़ों को जब नेगेटिव हम ले रहे होते हैं तो यकीनन जो नेगेटिविटी है उसके जो असरात हैं वो आपकी ज़हनी ज़िंदगी के ऊपर भी होते हैं और उसके जो असरात हैं वो आपके चेहरे के ऊपर भी अयान नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पे हमने जानने की कोशिश की कि इन तमाम तर चीज़ों से हम कैसे निकल सकते हैं जो आज हर नौजवान का मसला बनता चले जा रहे हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है। और अहमद रज़ा ने बहुत अहम अंदाज में तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज बात की और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए ताकि जो हमारे मुआशरे के अंदर ये मसाइल जन्म लेते चले जा रहे हैं इनसे मुकम्मल तौर पे हम निकल सकें। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।